देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप सभी को एक ऐसे ही प्रेरणापुंज व्यक्तित्व से मिलाने वाला हूँ, जिन्होंने आज के इस युग में, जहाँ पर मैं, मेरा परिवार, हर एक व्यक्ति अपने दाल रोटी तक ही सीमित रहता है, उन्होंने एक अपने ही घर में निःशुल्क पुस्तकालय की खोल दिया है। तो आइए आज आप सभी को मिलाते हैं श्रीमती स्वाति जी से, जिन्होंने अपने ही घर में एक निःशुल्क पुस्तकालय की शुरुआत कर दी है। मैम, आपका मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। तो मैम से जानेंगे, थोड़े बहुत प्रश्न करेंगे, उनसे व्यक्तित्व की बात करेंगे और कुछ हम जानेंगे, कुछ आप जानेंगे और थोड़े बहुत विचार इनसे ऐसे भी हमें मिल जाएंगे जो कि समाज में थोड़ा बहुत बदलाव कर सके। तो आइए बात करते हैं मैम के साथ। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जहाँ आज का जो हमारा दौर है, वहाँ देखो, आप देख सकते हैं, आपने भी अनुभव किया होगा अपने आसपास कि हर एक व्यक्ति जो है, जिसकी सोच ये है कि मैं, मेरा परिवार, वो अपनी ही जो चक्कर है उसमें फंस गया है। तो आपको ये जो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि निःशुल्क पुस्तकालय की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मुझे लगता है मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे लोगों के बीच में रही हूँ जो अपने और अपने परिवार के बियॉन्ड बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो प्रेरणा आपको अपने आसपास के लोगों से ही मिलती है। आप जब उनसे बातचीत करते हैं तो वो आपको काफ़ी प्रेरणा देते हैं। लाइब्रेरी खोलने की प्रेरणा दो तरह से मिली। एक तो मेरे घर में लाइब्रेरी का, जो मेरी दादी थी, वो काफ़ी उनकी रुचि थी पुस्तकों में। तो हमारे घर में हमेशा एक अच्छा बुक्स का कलेक्शन मैंने हमेशा देखा है और हमेशा होता है। दूसरी चीज़ ये थी कि मैं एनजीओ के साथ काफ़ी काम करती हूँ। मतलब मुझे ऑलमोस्ट 10-15 साल हो गए हैं एनजीओ के साथ काम करते हुए। तो काफ़ी जब हम रिमोट एरियाज़ में जाते हैं, स्पेशली गाँव के लेवल पे जब आप जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि जो बच्चों के लिए उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती जहाँ पे वो जाकर अपना पढ़ाई कर सके, या घर से निकल के कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे कि वो अपना अध्ययन कर सके, उनको कोई गाइडेंस मिल सके, या आपस में अगर बच्चों को अगर एक दूसरे से कुछ एक्सचेंज भी करना है या कोई उनको गाइड करने के लिए भी अगर एक दूसरे से बात करनी है, तो वैसी जगह आपको गाँव के लेवल पे बच्चों के लिए नहीं मिलती है। तो शहरों में तो लाइब्रेरीज़ हैं, है ना। वो भी, अब मैं शहरों की बात करूँ तो भी मेन सिटीज़ जो मेट्रोज़ है वहाँ पर ही हैं। अगर आप 2 टियर सिटीज़ में जाओगे तो वहाँ पे भी लाइब्रेरीज़ बहुत कम है इस वक्त इंडिया में। तो दो तरह से प्रेरणाएं, एक तो ऑलरेडी घर में था, मतलब पढ़ने का शौक़ था, घर के लोगों को भी तो शुरू से देखा है। दूसरी चीज़ ये थी कि जब काम करते करते लगा कि नहीं, अगर गांव के स्तर पे और गांव में भी अगर विकास होना है तो वो फैसिलिटीज़ जो शहरों में है वो गांव तक भी पहुँचनी तो मैम, हम समझ सकते हैं कि जो ये आपका पुस्तकों से प्रेम है, ये मतलब एक सिलसिला जो शुरू हुआ है वो परिवार से ही है। तो आपके परिवार में ऐसा कौन व्यक्तित्व था जिनसे आपको प्रेरणा मिली कि नहीं, मुझे पुस्तकों से प्यार है और मैं चाहती हूँ कि सब पढ़ें? तो हालांकि मैं अपनी दादी से कभी नहीं मिली, क्योंकि दादी की मृत्यु जो है मेरे पापा की शादी से पहले ही हो गई थी, तो मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। लेकिन जो घर में हमारी जो बुक्स थी वो दादी की थी, मतलब जो दादी पढ़ती थी बुक्स, और वो बुक्स अभी भी लाइब्रेरी में भी हैं मेरे। तो लगभग 80-85 साल पुरानी वो बुक्स हैं दादी की। तो दादी के पूरे व्यक्तित्व को मैं बस उनकी किताबों के ज़रिए समझ पाई कि मतलब किस तरह की बुक्स वो पढ़ती थी, तो क्या एक उनकी अपनी पर्सनैलिटी कैसी रही होगी अगर वो उस तरह के सब्जेक्ट्स पे अगर वो बुक्स पढ़ती थी। तो वो मुझे लगा कि अगर उस ज़माने में, जबकि दरअसल लड़कियों की पढ़ाई लिखाई भी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा माँ बाप नहीं एनकरेज करते थे, उस वक्त अगर मेरी दादी उस तरह की बुक्स पढ़ रही थी या उन सब्जेक्ट पे बुक्स पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि हम जो शहरों में पले बड़े और इतनी फैसिलिटीज़ मिली, तो हमें तो और पढ़ना चाहिए। जी, तो मैम, थोड़ा एक व्यक्तित्व के ऊपर सवाल करना चाहूँगा निजी जीवन से। आपका जन्म तो कहाँ से है आपका? मैं वैसे मतलब मेरा जन्म लखनऊ से है। लखनऊ में मैंने ग्रेजुएशन तक लखनऊ में पढ़ाई की है और उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गई थी। जी मैम,
तो मैम आप दिल्ली जैसी सिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपके दिमाग में एक आइडिया कहाँ से आया? आप देखो दिल्ली से हैं, एनजीओज़ में काम करते हैं, आपके जो बोल रहे हैं कि लखनऊ से हैं आप, तो आप कहीं बाहर के क्षेत्र में, या दिल्ली थे या झारखंड या कहीं पे भी आप जो एक निःशुल्क पुस्तकालय खोल सकते थे। तो आपने हिमाचल का जो एरिया है धर्मशाला में, जहाँ आपकी, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूँ कि यहाँ हिमाचल के धर्मशाला ईदन मोहल्ली में मैम की लाइब्रेरी है टूनास। तो आपको ये आइडिया कहाँ है कि हिमाचल में ही क्यों ऐसा आपने आइडिया जो है वो निःशुल्क लाइब्रेरी को खोला? देखिए हिमाचल में ही क्यों का मैं जवाब नहीं दूंगी कि, लेकिन हमारे जो मैंने ये सोचा था कि मैं एक पॉइंट के बाद जो है शहर छोड़ दूँगी। तो ये शुरू से ही मेरा था कि रिटायरमेंट लूँगी जॉब से जल्दी, मैं अपना जॉब छोड़ूंगी और मैं कहीं अलग जाकर किसी गांव के आसपास ही कहीं रहूँगी। मेरे जो हस्बैंड हैं अखिल, वो हिमाचली हैं, जी। तो वो लोग शुरू से डलहौजी में, मतलब उनके दादाजी डलहौजी में रहते थे, तो इसलिए उन लोगों का हिमाचल काफ़ी आना जाना रहता था। तो इसलिए हम दोनों का विचार बना कि हम वापस अपना मतलब परिवार को हिमाचल में फिर से क्यों ना एस्टैब्लिशमेंट लाएं। तो शुरू में आइडिया था डलहौजी का, लेकिन डलहौजी से ज़्यादा मुझे धर्मशाला पसंद आया इस चीज़ के लिए। तो जो आपका ये बेसिकली है कि यहाँ से आप मूलतः आपके जो है ना पति हैं उनका पैतृक गाँव डलहौजी थे, इस वजह से आपने धर्मशाला को चूज़ किया। और दूसरा आप बोल रहे हैं कि आपका जो एनजीओज़ में था, तो आपने देखा कि ट्राइबल एरिया है या जो रिमोट एरिया है वहाँ पे पढ़ाई के ऊपर कम है, तो उस हिसाब से आपने ये क्षेत्र। हाँ। और आप आपने एक और बात हमसे शेयर की थी, जो सिटीज़ हैं वहाँ पे लाइब्रेरी हैं, जैसे धर्मशाला में काफ़ी लाइब्रेरी हैं, तो उस वजह से आपका कहने का मतलब है कि आपने यहाँ पे खोल दिया। हाँ। तो मैम जो आपका जो ये पुस्तकालय है, यहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं, तो आपने ये सारी बुक्सें जो यहाँ पे रखी हैं, तो इसमें से आपका कोई एक मन पसंदीदा उपन्यास, मैंने देखा काफ़ी उपन्यास है आपके पुस्तकालय, तो आप बता सकते हैं कि आपका मन पसंदीदा उपन्यास कौन सा है जिससे आपको प्रेरणा मिली है, आप एनजीओ में भी काम कर रहे हैं? मतलब मेरा मन पसंदीदा उपन्यास कोई नहीं, क्योंकि बहुत बुक्स हैं और इतनी पढ़ाई, और हर एक बुक अपने आप में एक मैसेज देती है, एक इंस्पिरेशन देती है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स पे है। मेरे पसंदीदा अगर मैं कहूँ कि मैं जिनको बहुत ज़्यादा मैंने बचपन से पढ़ा है, वो मुंशी प्रेमचंद है, और उनकी शॉर्ट स्टोरीज जो है वो मुझे हमेशा ही मुझे बहुत भावुक करती है। मतलब वो, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड होता है वो पूरा गांव का ही होता है। मुंशी प्रेमचंद ज़्यादा गांव के उस पर ही लिखते हैं। और जब मैं एनजीओज़ में काम करती थी तो मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती थी, क्योंकि मैंने वो गांव के सारा सेटअप को एक बार प्रेमचंद के ज़रिए पढ़ा है। और तब मुझे ऐसा लगता था कि प्रेमचंद जी ने कितने सालों पहले लिखा होगा सब गांव के बारे में, लेकिन गांव तो आज भी वैसे ही है, गांव में कुछ नहीं बदला। तो वही स्ट्रगल्स हैं और वैसे ही लोग हैं। तो मैम आप जो बात कर रहे हैं कि आप एनजीओ में, तो थोड़ा ये जानकारी ले सकता हूँ कि आप कौन से एनजीओ में काम करते हैं और क्या आपके एनजीओ का योगदान रहा है इसमें? मेरी एनजीओ है फेयर फाउंडेशन, जो कि दिल्ली में हमारा मेन ऑफिस है, लेकिन हम लोग जो काम करते हैं वो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रूरल एरियाज़ में करते हैं, गाँव के स्तर पे काम करते हैं। ज़्यादातर काम जो है दलित के साथ है, ट्राइबल्स के साथ है। झारखंड में बहुत ज़्यादा काम है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ, और महिलाओं के साथ काफ़ी काम करते हैं। मेन उद्देश्य जो हमारी संस्था का है वो यही है कि जो एक समाज में जो एक हमारे एक सेक्शन है जो कि कहना चाहिए जो डेवलपमेंट हो रहा है, जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं अपने देश में, वो डेवलपमेंट उन तक नहीं पहुंचता, या जो सरकारी जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक नहीं पहुंचता, कहीं ना कहीं वो उससे डिप्राइव रह जाते हैं। तो हम किस तरह से, हमारी जो संस्था है वो उन एरियाज़ में इंटरवीन करती है जहाँ पर हम उनके साथ मिल के हम ये और गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ मिल के हम ये इंश्योर करते हैं कि जितनी भी उनके राइट्स हैं या उनके जो इंटाइटलमेंट्स हैं वो उन तक पहुँचे। तो एक उस स्तर पे, गांव के स्तर पे एक जागरूकता लाना, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करना, और किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ योजनाओं का वहाँ तक पहुँच पाए, वो इंश्योर करना हमारी संस्था ही काम करती है। तो मैम अभी आपके जो एनजीओ में आप काम कर रहे हैं संस्था में, तो क्या उनका जो जैसे हिमाचल में कुछ एक क्षेत्र है ऐसे, तो वहाँ पे भी आपने कुछ सोचा है कि ऐसा कुछ करेंगे? नहीं, हिमाचल में अभी तक हमने नहीं सोचा है शुरू करने का,
क्योंकि जो इंडिया में जो पुअरेस्ट स्टेट्स को जो कैटेगराइजेशन है, तो उसमें अभी हिमाचल नहीं आता। हमारी संस्था का ये है कि हम हमेशा ही जो पुअरेस्ट स्टेट्स हैं इंडिया के, वहीं पे काम करेंगे। जी मैम। तो मैम अभी थोड़ा सा आपसे और जानना चाहेंगे कि जो आप ये लाइब्रेरी है, आप बोल रहे हैं कि ये जो विचार है ये आपको फैमिली से, तो क्या आपका जैसे जैसे धीरे धीरे और बढ़ेगा तो आप कहीं हिमाचल के अगर जगह पे या कहीं और निःशुल्क लाइब्रेरी का लाभ देंगे बच्चों को? देखिए, अगर मेरे मतलब अगर मेरे उसमें हुआ, मेरे बस में हुआ, तो मैं बहुत लाइब्रेरीज खोलना चाहूँगी। हो सकता है कि हर बार मैं डायरेक्टली ना इन्वॉल्व हूँ, लेकिन ये है कि बहुत सारे दोस्त या अगर लोगों को प्रेरणा मिलती है, बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं वो भी कहते हैं कि वो भी अपने अपने एरियाज़ में इस तरह के बहुत बड़ी नहीं लेकिन छोटी लाइब्रेरीज अगर गांव के लेवल पे वो लोग खोलेंगे। तो मैं चाहती हूँ भी कोविड के दौरान तो 2 साल तक तो सबने अपने सारे प्लान स्थगित ही कर दिए थे कि लेकिन अभी फिर से जो है दोस्तों के साथ जब बात होती है तो लोगों को लगता है कि नहीं, जितना कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। तो अभी मैम अभी आइए थोड़ा बात कर लेते हैं आपकी जो ये लाइब्रेरी है। तो आपने ये लाइब्रेरी यहाँ पे कब खोली है, ये कब ओपनिंग हुई है? ये लाइब्रेरी सितंबर 2018, 10 सितंबर 2018 में स्टार्ट हुई। तो आज तक यहाँ से आपको भी पता है, आप यहाँ पे रहते, तो कितने एक बच्चे जो है वो लाभार्थी हुए या इस निःशुल्क लाइब्रेरी का जो है लाभ ले सके? मतलब बहुत ऑनेस्टली बताओ तो मैंने कभी काउंट नहीं किया, जी क्योंकि मैम, यही तो मुझे ना लाइब्रेरी इतनी फ्री स्पेस है कि कौन बच्चा आ रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन जा रहा है, हम उसमें कोई नजर नहीं रखते। यही तो मैम आपका आप हम जैसे बिल्कुल व्यक्तियों उसको के ट्रैक साथ नहीं करते, क्योंकि वो एकदम फ्री स्पेस है और वो सबके लिए, कोई भी आ सकता है, कोई भी बैठ सकता है, कितनी भी देर तक बैठ सकता है। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि भाई 2-3 घंटे हो गए अब जाओ, ऐसा कुछ जी। नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक बच्चे बैठते हैं। कभी काउंट नहीं किया। अब 4 साल के हिसाब से और 2 साल कोविड में भी थोड़े टाइम हमें बंद रखनी पड़ी थी लाइब्रेरी कोविड की वजह से। अब मैं क्या बताऊँ, लगा लीजिए कि लगभग 700-800 बच्चे तो पढ़ के निकले होंगे यहाँ आपसे से। आते ही होने मैम, यही तो आप जैसे व्यक्तित्व की खास बात होती है कि वो कभी देखते नहीं कि हाँ क्या हो रहा है, तभी तो मैम नहीं, मुझे लगता है कि वो स्पेस मेरी है ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइब्रेरी जो ग्राउंड फ्लोर है वो मैं मतलब वो बच्चों की जो वहाँ पढ़ रहे हैं वो उन्हीं को बिलोंग करती है। मैं उस पर कभी अपना हक भी नहीं जमाती उस जगह पे, ऐसा कोई। तो आपसे मैम अभी थोड़ा जैसा हम और बातचीत करेंगे, जो आपका ये जो पढ़ाई हुई थी, तो क्या आप जो पढ़ते समय से भी आपका था कि भाई ये उपन्यास वगैरह ये जो पढ़ाई में ही था कि नहीं मैं कुछ करना चाहूँगी या कुछ और काम? आप बोल रहे हैं कि आप जो है वो बीकॉम किए, आपने बीकॉम या मैथ्स किया है, सॉरी आपने मैथ्स हाँ। में, तो आपका जो पढ़ाई में लेकर के आप शिक्षण संस्थान की और जाने की कभी आपने सोची कि नहीं मैं अभी समाज में जाऊँगी कि नहीं, शिक्षा वगैरह बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगी, वैसा कुछ आपका था आइडिया? नहीं, देखो मतलब मुझे ये था कि पहले मुझे अपनी पढ़ाई पे मैं बहुत कंसंट्रेट करती थी। एक तो मैंने सीए किया, तो सीए में तो टाइम ही नहीं मिलता, अपनी पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती उसमें। तो मुझे लगता है कि अगर आप खुद अपने लिए बहुत अच्छा एक करियर इस्टेब्लिश कर सकते हैं ना, तो आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जी मैम, ठीक वो है। अब भी हमें आपसे देखने को मिल रहा है। वो ज़रूरी है, पहले अपने आप को इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद क्या होता है ना कि आप उस लायक, आपका थॉट प्रोसेस इतना बढ़ जाता है कि तब आप दूसरों की बेटर मदद कर सकते हैं। तो जो टाइम है जब आपको अपना करियर बनाना है और अपना कोई शेप अप करनी है अपने आगे का, उस वक्त आपको बहुत कंसंट्रेट अपने सेल्फ पे करना चाहिए कि भाई आप जो चाहते हो, जो टारगेट करके रखा है, पहले आप उसको अचीव करो। और जब आप वो अचीव कर लेते हो तो आप में एक तो कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है ना, आप में बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि क्योंकि अगर मैंने कर लिया, नाउ आई कैन हेल्प अदर्स। अब मैं दूसरों को भी, क्योंकि लोग आपसे इंस्पायर ही तब होंगे जब आप कुछ अचीव करो, जी जी, है ना। अगर आपने कुछ नहीं किया होगा तो कोई आपसे इंस्पायर नहीं होगा। तो वो ज़रूरी है, सेल्फ के लिए तो करना बहुत आपका जो मतलब अब थोड़ा जैसा ये बात करेंगे कि विद्यार्थी जीवन में आपका क्या अनुभव रहा, जैसे आपका कोई एक मिडऑकर या कोई है ना, वो भी मैम थोड़ा जैसा जान लेंगे। देखो, मुझे पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आता था, मतलब मुझे हमेशा ही पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। मुझे आज भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मुझे लगता है मैं फिर से 11th-12th कर लूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ाई करने में। लेकिन ये था कि हाँ, क्योंकि अब हम लोग के घर में अच्छा माहौल था पढ़ाई का। कभी कोई पढ़ाई को लेके कभी कोई रोक टोक भी नहीं थी, जितना पढ़ना चाहो पढ़ो वाला माहौल था। लेकिन हाँ,
एक रीज़न ये भी था कि मैं घर में, हमारे पास सिर्फ घर ही था पढ़ने के लिए, या स्कूल था या घर था, तो लाइब्रेरी जैसी कोई जगह हमारे पास वो वाली फैसिलिटी हम लोगों के पास नहीं थी कि हम अगर कहीं और जाए, मान लीजिए घर में मेहमान आए हैं, है ना, तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मेहमान भी आ गए हैं, तो वो जो थोड़ा बहुत जो डिस्टर्बेंस होता था उस वक्त, क्योंकि ऐसा कोई उसमें तो रहते नहीं थे, बहुत बड़े घर नहीं होते थे, जो भी अपने। तो आपका भी मैम जो जन्म और जो पढ़ाई हुई थी ग्रामीण क्षेत्र से हुई थी? ग्रामीण में नहीं था, लखनऊ से हुई थी। अच्छा, मेन लखनऊ। हाँ, मेन लखनऊ से हुई थी मेरी पढ़ाई, सिटी में ही हुई थी, लेकिन मतलब तब ऐसा नहीं था, तब ऐसा नहीं होता था कि बच्चों के अलग कमरे हैं, जी वो मैम। सब नहीं, वो कॉन्सेप्ट नहीं होते थे कि ये तो बच्चों का कमरा है और ये माँ बाप का कमरा है और ये उसका कमरा है, ये सब नहीं होता था। एक ही घर था, 2 कमरे थे और सब उसी में रहते थे। अब अपना कोना ढूंढ लो कहाँ जाके पढ़ाई करनी है। चलो बहुत बढ़िया। तो मैम आपका जो मैं चाहूँगा कि जो आपके लाइब्रेरी में मैंने नीचे देखा, मैं खुद भी अनुभव करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं। तो वो क्या आपने खुद ही मतलब सारी पे की हैं, या कुछ एक जो आप एनजीओ में काम करते हैं, या आपके कोई मित्रों ने भी? तो जब मैंने लाइब्रेरी शुरू की थी सितंबर 2018 में, तो काफ़ी सारी बुक्स जो है मैंने दिल्ली से खरीदी थी, नई बुक्स, क्योंकि मुझे लगता था कि नई किताबें पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो दिल्ली में एक नई सड़क करके जगह है, वहाँ पे काफ़ी पब्लिशिंग हाउसेज़ हैं, तो वहाँ से मैंने काफ़ी बुक्स लिए थे। और पब्लिशिंग हाउसेज़ वहाँ पर अगर आप बता दीजिए उनको कि आप लाइब्रेरी खोल रहे हैं, तो बहुत अच्छा डिस्काउंट पर वो सब देते हैं। उसके बाद जब मैंने एक सेट ऑफ बुक्स यहाँ पे की, और जब लोगों को पता चला कि यहाँ लाइब्रेरी है, तो मतलब अभी लगा लीजिए जितने टाइटल्स हैं उसमें से 40% तो वो है जो मैंने खरीदी है, 60% वो है जो डोनेशन पे आई है बुक्स। तो मेरे बहुत सारे मित्रों ने, यहाँ धर्मशाला में जो बहुत सारे लोग आते हैं, जो टूरिस्ट भी आते हैं, उन्होंने भी वापस अपने घर जाके जो है कार्टन्स भर भर के बुक्स भेजी है। जी, तो मैं अपने जो भी मेरे वो होंगे, अगर जो भी दर्शक देख रहे हैं हमें, तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं जो पढ़ रहे होते हैं, तो अगर आपका भी जो सपोर्ट मिल सके, जो लाइब्रेरी में आप भी अपनी जो पुरानी बुक्स हैं वो दे सकते हैं। तो मैम अभी मैं एक और बात करना चाहूँगा कि जो आपका ये चला है ना, तो आप इसमें विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, और आपका आगे क्या पर्पस रहने वाला है आगे? देखो, विद्यार्थियों को मैं वही संदेश दूंगी, मैं फिर से रिपीट करूंगी कि पहले आप अपनी शिक्षा पूरी करिए, ठीक है, और ये जो टाइम होता है आपका 18 से आप 16-17 साल से, आजकल तो बच्चे बहुत जल्दी अपना करियर डिसाइड कर लेते हैं, हम लोग तो ग्रेजुएशन के बाद सोचते हैं करना है क्या है आगे, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है 8-10 साल जो है, इसमें आप बहुत लग के अपने लिए, और ठीक है, इस टाइम पे अगर सिर्फ आप अपने बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, आई थिंक वही आपका कर्तव्य है, वही करिए और अपने लिए एक बहुत अच्छा करियर सेटअप करिए, ताकि जब आप इस्टेब्लिश हो पाए तो आप आगे जाकर दूसरों के लिए आप कर पाएं। जी मैम, आपकी ये बहुत बहुत अच्छी ज़रूरी बात है। थी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बात के कहने के लिए कि पहले खुद आप बनो, तभी आप समाज को दे सकते हैं, यानी कि ये पहले आप खुद कुछ कर लें तो भी आप समाज में बदलाव ला सकते हैं, हाँ। है ना? तो मैम अभी जानना चाहूँगा मैं कि जो आपकी लाइब्रेरी है, वहाँ पे कितने बच्चों की बैठने की कोई कैपेसिटी है, तो और यहाँ का अभी जो ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम क्या रहता है? जैसे कोई अगर हमारी वीडियो देखी कोई इस लाइब्रेरी में आना चाहता हो या पढ़ना चाहता हो निःशुल्क भाव से, है ना, जो घर से नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे आज के दौर में तो बहुत सी लाइब्रेरी आपको धर्मशाला में भी दिख जाएंगी जो पेड्स है, तो यहाँ पे जो ये है ये निःशुल्क लाइब्रेरी है, तो कोई हमारी वीडियो देख के कोई घर से ऐसा व्यक्ति हो जो लाइब्रेरी में नहीं, वो यहाँ पे आ सकता है, सुविधा ले सकता है। तो आप प्लीज़ वो भी बता देंगे कि कितने बजे खुलती है और बंद किस हिसाब से होती है, और कितनी एक बैठने की कैपेसिटी है? तो अभी लगभग जो लाइब्रेरी में 45 से 50 बच्चे एट ए टाइम बैठ सकते हैं। कोशिश मैं कर रही हूँ कि कहीं और अगर एक्सपैंड उसको किया जा सके, थोड़ा सा और एरिया कवर कर सके, क्योंकि ज़रूरत बढ़ती जा रही है बच्चों की और काफ़ी बच्चे अब एक्सेस करते हैं इस लाइब्रेरी को। सुबह 7:30 बजे हम खोल देते हैं, मतलब 7:30 बजे जब खुलता है दरवाज़ा तो खुल जाता है सबके लिए, और उसके बाद फिर रात में हम जैसे 8:30 कभी कभी बंद कर देते हैं, 8 साढ़े 8 तक। सर्दियों में थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरा अंधेरा और पूरा सुनसान हो जाता है, तो हम थोड़ा जल्दी बंद कर देते हैं। लेकिन कभी कभी जब बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें थोड़ा देर तक पढ़ना है, तो फिर हम कहते हैं ठीक है पढ़ लीजिए आप, क्योंकि मेरा घर ऊपर ही है लाइब्रेरी के जस्ट, तो कोई जी दिक्कत मैम, नहीं वो है। तो अपने घर को ही है, एक अपना जो आपका सपना था वो आज आपने पूरा कर लिया, हो सकता है वो थोड़ा बड़े स्तर पर आपने क्या हो कर लिया है कि घर में ही आपने लाइब्रेरी शुरू की है। तो मैम इसी के साथ आपके दिल तो कर रहा है कि आपके साथ थोड़ी और बातें करूं, लेकिन जो समय है वो भी थोड़ा हमारे पास कम है, क्योंकि अगर ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा तो इसी के साथ मैम आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जो
आपकी बातें हैं वो किसी के जीवन में प्रेरणा बनेंगी और ऐसा ही कुछ समाज में होगा। तो मैम आपका आज की इस वीडियो में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप एक प्रोफेशन से सीए है मेरे हिसाब से, तो आपने उस अपनी व्यक्तिगत जीवन से थोड़ा जैसा टाइम मेरे लिए निकाला और मेरे जो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़े उन सभी के लिए निकाला, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अंत में मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि किसी की एक संघर्ष की जिंदगानी बदल सकती है हम सब आपकी कहानी। तो बने रहिए अगले ऐसे ही एक व्यक्तित्व के साथ मिलने के लिए। तब तक नमस्कार। नमस्ते।